नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन सब इंस्पेक्टर प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे आज हम फिर से एक बार आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट से कि जिसने भी खुद को खर्च किया दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया। आप अपने आप को आज के समय में जितना खपा देंगे, खपाने का मतलब आप अपने आप को जितना लगा देंगे उतना ही सफल हो जाएंगे। कहते हैं ना, लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोने को जितनी आंख लगे उतना वो प्रखर निखरता है। ठीक है, हम आदम के बेटे हैं कि वो सोचे राह सरल होगी, हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो सोचना नहीं है, करते रहना है, लगे रहना है। ठीक, बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी वृत्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि 6 सेमी है, 6 सेमी है। यहाँ एक चीज छूट गई है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं आपको कि ये 1 मिनट, पाई सेमी है, 6 पाई सेमी है। उस बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है। आधार के तल के व्यास के बराबर उस बेलन में कितना पानी भरा जा सकता है, यानी आयतन की बात हो रही। तो सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना। अगर आपको परिधि पता है तो 2 पाई आर पता है और 2 पाई आर बराबर 6 पाई है, यानी 2r या r की अगर बात करें तो r = 3 है। अब बेलन का आयतन क्या है? आयतन है पाई r² h, और h क्या है? h बराबर है 2r, 2r का मतलब कितना है? 6। तो पाई पाई रहने दीजिए, r² यानी 3 का स्क्वायर और इंटू h 6 हो जाएगा। ठीक, तो 3 3 9 और 9 6 54, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल सवाल है ना। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की परिधि 4 से 8 कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। यदि एक वृत्त की परिधि 4 से 8 कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। देखो, परिधि क्या मैटर है ना दोस्त, कि परिधि 1 डायमेंशनल है। परिधि का मतलब क्या है? परिधि का मतलब सरकमफरेंस से है, और सरकमफरेंस है क्या है? 1 डायमेंशनल है। तो अगर परिधि सरकमफरेंस 4 से 8 हो गई, यानी कितना हो गया? 2 गुना हो गया। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑब्वियसली 4 गुना हो जाएगा। एरिया 4 गुना हो जाएगा। और कह रहे हैं कितना परिवर्तन होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि परिवर्तन ये होगा कि पहले एरिया अगर a था तो अब एरिया 4a होगा, यानी परिवर्तन कितना होगा? परिवर्तन की बात करेंगे तो परिवर्तन 3a होगा, यानी 3 गुना होगा। इस बात को ध्यान रखना है ऑप्शन टिक करते वक्त। सीधा 4 गुना नहीं भिड़ा देना। ये पूछे कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तब तो 4 गुना हो जाएगा, लेकिन कितना परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन क्या होगा कि 3 गुना बढ़ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? होता है कभी कभी, क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी का मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल इतना अच्छा होता है कि आप क्वेश्चन जैसे ही अटेम्प्ट करते हो 4 गुना मिला, टिक मारा, आगे बढ़े। क्वेश्चन आप सोच रहे हो सही है लेकिन है गलत, आपने गलत ऑप्शन टिक कर लिया। बात क्लियर है? तो जब पूछे कि क्षेत्रफल कितना होगा तब तो 4 गुना होगा, लेकिन परिवर्तन क्या होगा? तो 3 गुना होगा, या 300% की वृद्धि होगी। ठीक है, अगला सवाल। ए एक व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है। ए एक व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है। 5 महीना बाद बी उसका साझेदार बन जाता है और 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2 संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। बी की का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। इस पूरे का मतलब ये होता है कि जो लाभ का अनुपात होता है वो बराबर होता है निवेश के अनुपात के ना, होता है। सिंपल बात है। अब समझो दोस्त क्या है कि निवेश का क्या है, ए और बी है, ए बटा बी।
बराबर ए ने क्या निवेश किया, 3500 रुपया निवेश किया 12 महीने तक, और बी ने क्या निवेश किया, बी उसका साझेदार बन जाता है। 5 महीने बाद मान लो x रुपया लगा के 7 महीने तक उसका पैसा रनिंग रहा, और ये बराबर है 2/3 के। तो 7 × 35, ठीक, 2 × 12, 500, 500 का 6 × 18, 900। x बराबर आ जाएगा आपको 6 × 18, 9,000। x कितना मिल जाएगा, 9,000। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 4 संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, क्वेश्चन नंबर 4 है, संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक आदमी 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है। संतरे का पहले वाला मूल्य क्या है? ध्यान से समझना क्वेश्चन को, कि संतरे के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 10 रुपए में, मान लो अगर 10 रुपए में कोई व्यक्ति कल तक x संतरे खरीदता था, तो अगर 20% सस्ता हो गया, यानी 10 का 20% कितना, 2 रुपया, तो 2 रुपए में आज के समय में वो 5 संतरे अधिक खरीद पाता है वर्तमान में। यानी एक संतरे का मूल्य अगर आपसे पूछे तो कितना होगा, एक संतरे का मूल्य होगा 40 पैसा। यानी ये घटा हुआ मूल्य है। घटा हुआ मूल्य कितना घटा, 20%, तो बचा कितना, 80% बराबर 40 पैसा। तो पहले का मूल्य 100% बराबर हो जाएगा 50 पैसा। 50 पैसा, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे। अगला सवाल देखो भाई, फिर से समझा दूं। 10 रुपए में अगर आप कल तक x संतरा पाते थे तो संतरा सस्ता हो गया, 20% सस्ता हो गया, तो 2 रुपए आपका बचेगा। लेकिन 2 रुपए में एक आदमी 5 संतरे अधिक खरीद लिया, तो 2 रुपए का 5 संतरा खरीदा, तो 1 रुपए का एक संतरे का मूल्य 40 पैसा, और एक संतरे का जो मूल्य है वो 40 पैसा है, तो घटा हुआ मूल्य 80% बराबर 40 पैसा, पहले का मूल्य 100% बराबर 50 पैसा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों से 30% अंक मिले, अधिकतम अंकों के 30% अंक मिले, उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? सिंपल सवाल है। एक बच्चा 20% नंबर पाता है और 5 नंबर से फेल है, तो इसको 5 नंबर दे दो, जस्ट पास हो जाएगा। दूसरा बच्चा 30% अंक पाता है और जस्ट पास से 20 नंबर अधिक पा जाता है, यहां से 20 घटा दो, ये भी जस्ट पास, ये भी जस्ट पास, दोनों बराबर जस्ट पास। क्या कह रहे हैं कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 20% नंबर प्लस 5 अंक, जो ये क्या हो गया, ये नंबर उत्तीर्णांक है। कह रहे हैं दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, वह 20 नंबर उत्तीर्णांक से ज्यादा पाता है, 30% माइनस 20। तो अब देखो यहां से बराबर होगा दोनों, -10% बराबर -25, या अगर आप 100 की बात करेंगे तो पूर्णांक हो जाएगा 250। अब क्या कर रहे हैं, 250 का 20% प्लस 5 क्या है, 250 का 20% प्लस 5, यह बराबर होगा 20 दूनी 40, 50 5 55 नंबर। अब उत्तीर्णांक बराबर 55/250 गुणित 100, 0 0 से खत्म, 5 5 25, 5 20 हम 100, 5 11 55, 11 दूना 0 0, अच्छा ये 2 ही होगा, ठीक।
11 दूना 22%। ये आपका 22% आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? कर लोगे? 22% आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन, 1 प्लस अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 को सरल करना है। सिंपल सवाल है, कर लेंगे ना। देखो कैसे करते हैं, सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिए। 1 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। आप क्या करोगे? आप एकदम सीधा फ्लैट जैसे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, ये एलसीएम हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अब क्या करना है दोस्त? अंडर रूट 1 ये कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस अंडर रूट 2 ये कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। ये 3 वाला 3 से खत्म हो जाएगा पोर्शन, तो ये हो गया 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 रूट 5 बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या मिल जाएगा? अंडर रूट 5 कुछ ओ सॉरी यहाँ कॉमन नहीं, ये माइनस था। गड़बड़ हो गया दोस्त, ये कॉमन नहीं लेना था अपने को, यहाँ से गड़बड़ हो गया पूरा। मैंने सोचा ये कॉमन नहीं था, वो 1 माइनस अंडर रूट 2 था और 1 प्लस रूट 2 था। ये कोई नहीं, ठीक, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 10 खत्म हो गया, अंडर रूट 3 खत्म हो गया, बचा कितना? अंडर रूट 5 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 बाई 2 से खत्म हो गया। ये हो गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट, ये यहाँ पे बराबर कर लूँ, दिखेगा नहीं आपको, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6, ये आपका ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 18 बाई अंडर रूट 12 सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? सिंपल सा सवाल है कि अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 18 बाई अंडर रूट 12, तो 36 दूनी 72 यानी 6 अंडर रूट 2 माइनस 9 अंडर रूट 2 बाई अंडर 4 अंडर 2 रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा? 3 होगा, ये 3 तरीके ना हो ना, ठीक, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 बाई 2 रूट 2 से खत्म हो गया, ये 3 बाई 2 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया? 3 बाई 2 अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2। एक मिनट, हाँ ठीक है, 3 रूट 2 अपॉन 2 रूट 3, सॉरी आज कैलकुलेशन मिस हो रहा है कि कितना हो जाएगा? 2 रूट 3 होगा, 2 रूट 3 होगा, तो इससे क्या हो जाएगा? देखिएगा आप, यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट 2 अपॉन 2 रूट 3। तो आप देखो ये 3 को क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 बाई
√2 इंटू √2 इंटू √3। तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा, आ जाएगा √3/√2। ये हो जाएगा आपका आंसर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप √3/2। क्लियर, सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। ध्यान देना, 75 से 97 तक की संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो सिंपल से सवाल है, देखो 75 से लेके 97 तक संख्याएं कितनी हो जाएंगी। 75 से लेके 97 तक 6 इधर 80 हो गया, 10 17 उधर, 17 6 23 संख्याएं हो गई। ये बात क्लियर हो गया। अब क्या कर सकते हैं, एक सिंपल तरीका है इसको करने का कि इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो औसत आ जाएगा ना। 75 + 97/2 ये औसत है, और औसत में 23 से गुणा कर देंगे, संख्या प्राप्त हो जाएगी, योग प्राप्त हो जाएगा। 7 6 7 5 12 हासिल 1, 9 7 16 1 17 172/2 गुणित 23, 2 8 16 2 6 12 गुणित 23, 86 गुणित 23 का मतलब हो गया 1978। 1978, यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपको पता है ना, अगर संख्याएं क्रमागत अंतर पर हों तो औसत जो होता है उन दोनों की संख्याओं का योग बटा 2 होता है। ठीक, वह मूलधन क्या बताइए जिसका 3 वर्ष की अवधि में 10% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए है। तो 2 तरीके हैं इसको करने के। हम सिंपल वाला तरीका आपको बताते हैं क्या करना है आपको। जब रेट पता हो तो जान लो कि तुम कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में एकदम राजा हो, कोई रोक नहीं सकता आपको सवाल सॉल्व करने से। आर दिया है 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, और ये 10 क्या है, मूलधन है। मूल 3 साल का मामला है तो इसको 10 का क्यूब कर लोगे, 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, और यही आपका मूलधन है, यही मूलधन मानो। अब 10,000 रुपए का 1,000 रुपए का, सॉरी 1,000 रुपए का 10% 100, 100 का 10% 10, और 10 का 10% 1, और अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 3 3 1, ये 3 वाला टर्म 0 कर लो, 0 3 1, ये 0 हो गया, ये 30 और प्लस 1 बराबर 31, ये ब्याज है। 31 बराबर 31 हो गया, 1 बराबर 1 हो गया। तो मूलधन पूछ रहे हैं, तो मूलधन कितना है 1000, 1000 बराबर 1000, ये आपका आंसर हो गया डी। क्लियर हो गई बात। जो हमारा ब्याज आ रहा है 31 रुपए, वही सवाल का भी ब्याज है 31 रुपए, यानी 31 बराबर 31, तो हमारा मूलधन भी बराबर होगा 1000। क्लियर है सवाल, ठीक है। आगे बढ़ूं, अगला सवाल ध्यान देना। कह रहा है कि किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3000 रुपया 3 वर्षों में 3993 हो जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल सवाल है ना, समझने की कोशिश करना दोस्त। क्या होता है, अपने पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है दोस्त, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100, कितना समय है 3 साल, तो बटा पावर 3 कर दो, या A/P इज इक्वल टू 1 + R/100 का क्यूब। ये हो गया 3993/3000 इज इक्वल टू 1 + R/100 की पावर 3, या ये 1331/1000 इज इक्वल टू 1 + R/100 होल क्यूब। दोनों तरफ का जब आप क्यूब रूट लोगे तो ये आ जाएगा 11/10 बराबर 1 + R/100, या यूं कह सकते हो आप कि 1/10 गुणित 100 बराबर R, या R इज इक्वल टू 10%। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहां से कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 3 से गुणा करके बनी 100 से 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 3 से गुणा करके ना, तो 3 से गुणा करके बनी 3 से 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच, तो 100 के बाद पहली संख्या जो 3 से डिविजिबल है वो है 102, और अंतिम संख्या है 100, 102, 105, 108 ... 198, ठीक है, 198। अब आप देखो n क्या होगा, n का वैल्यू, संख्याएं कितनी होंगी, संख्याएं कितनी, 100 से 200 के बीच 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी होंगी, n बराबर हो जाएगा 198 - 102 बटा
3 + 1 बराबर 32। कितना हो जाएगा यार? 33 हो जाएगा। 96 हो गया, 32 से 33 हो जाएगा। यानी 33 संख्याएं हैं जो कि इनके बीच होंगी। अब उनका योग आपसे पूछा जा रहा है, तो योग इज इक्वल टू क्या है? वही है, संख्याएं पता चली। औसत, औसत क्या होगा? 198 + 102 बटा 2, ये औसत आ जाएगा। और औसत आ गया तो कितनी संख्याओं का औसत है? 33 का गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 300, 2 98, ये 200 1 300, ये आ जाएगा 150 × 33। 0 15 3 45 की 5 हासिल 4, 15 15 3 45 4 49, 4950 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। औसत निकाल लीजिए और जितनी संख्याओं का औसत है उससे गुणा कर दीजिए, बस काम खत्म। ठीक है ना? एक अलग अप्रोच है ये सवाल को करने का एक अलग अप्रोच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 108 को किसी एक संख्या, एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ध्यान देना, 1008 को किससे विभाजित करें? 2 से करो, 2 5 10, 504, फिर 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 252, फिर 2 तो 126, फिर 2 तो 6 3, फिर 3 से 21, और फिर 21 से 3 7, और ये 7 सिंगल रह गया। यानी ये तो पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। यानी 7 से अगर आप भाग दे दोगे, भाग देने पर भागफल जो प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। यानी इस गुणन 7 से भाग देने का मतलब इस गुणनखंड से 7 खत्म हो जाएगा, तो फिर ये जो बनेगा वो पूर्ण वर्ग बनेगा। 2 दूनी 4 और 4 3 12, 144। ठीक है, कर लोगे? अगला क्वेश्चन ध्यान दो। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 3 दिन 4 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान देना सवाल को। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को 3 4 और 12 दिनों में पूरा करते हैं, तब एक पुरुष और एक स्त्री की सहायता के लिए कितने लड़के काम पे लगाए जाए कि वह काम 1/4 दिन में पूरा हो जाए। ध्यान देना जरा सा। एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा। एक आदमी 3 दिन, एक महिला 4 दिन और एक बच्चा 12 दिन। एलसीएम 12। सबकी क्षमता निकल जाएगी, एक दिन में कौन कितना काम कर सकता है, निकल गया। अब क्या कह रहे हैं कि एक आदमी जो एक दिन में 4 काम कर सकता है, 1/4 दिन में कितना काम करेगा भाई? 1/4 दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। एक महिला जो एक दिन में 3 काम कर सकती है, 1/4 दिन में कितना काम करेगी? 3/4 काम करेगी। अब बच्चा बताओ कि शेष कितना काम बचा? शेष बचा जो काम, शेष काम बराबर 12 - 1 - 3/4। यानी इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 41/4। अब एक बच्चा जो एक दिन में एक काम करता है, एक बच्चा 1/4 दिन में कितना काम करेगा? 1/4 काम करेगा। तो 41/4 काम करने के लिए कितने बच्चे चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, 1/4 काम कर रहा है वो एक बच्चा, तो 41/4 काम करने के लिए कितने बच्चे चाहिए? 41/4 के बटा 1/4, 4 से खत्म हो गया, 41 बच्चे चाहिए। नहीं समझ में आई बात? फिर से समझ लेते हैं। एक आदमी किसी काम को 3 दिन में, एक महिला 4 दिन में और एक बच्चा 12 दिन में कर सकते हैं। आप क्षमता निकाल लीजिए कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। एक महिला कितना काम करेगी? 3 काम। और एक बच्चा कितना काम करेगा? 1 काम। एक आदमी जो एक दिन में 4 काम कर सकता है, 1/4 दिन में 1 काम करेगा। एक महिला जो एक दिन में 3 काम कर सकती है, 1/4 दिन में 3/4 काम करेगी। शेष काम बचा 41/4। इस काम को समाप्त करने में आप समझो कि अगर एक बच्चा 1/4 दिन में 1/4 काम करता है, तो 41/4 काम पूरा करने के लिए कितने बच्चे चाहिए भाई? 41 बच्चे चाहिए। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है। 28 मीटर है, क्षेत्रफल 48 है। मेज की कर्णवत लंबाई क्या है? आपको विकर्ण पूछ रहा है इसका। तो आप समझो कि अगर परिमाप 28 है तो L + B कितना हो गया? 14,
और एल बी कितना है 8 6 48, यानी 8 और 6, एल कितना है 8, बी कितना है 6, तो सीधा सीधा है ये ट्रिपलेट है, तो विकर्ण जो है या कर्णमत लंबाई 10 हो जाएगी। क्लियर है? 64 + 36 करनी में 10 100 बराबर 10, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक लांबिक वृत्ताकार बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई 40 सेमी हो और 1 मिनट। वो क्वेश्चन क्लियर अगर नहीं है तो मैं क्लियर कर दूं आपको, 1 मिनट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको और क्लियर कर दूं, लग रहा है नहीं समझ पाएंगे। तो ये हो गया, लंबाई चौड़ाई तो निकालने में दिक्कत नहीं ना दोस्त। देखो अब ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, तो विकर्ण कैसे निकालोगे? √8² + 6², कितना हो जाएगा? √100, 100 का मतलब 10। यही मैं कह रहा था आपसे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक लांबिक वृत्ताकार बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई 40 सेमी हो और उसके आधार की परिधि 60 सेमी हो, आधार की परिधि 66 हो। ठीक है, 66 सेमी दे रहे हैं, तो आप समझो कि 2πr बराबर कितना हो गया? 2πr बराबर 66 हो गया, यानी 2 × 22/7 × r बराबर 66, यही ना, 22 या 66, यानी r बराबर हो गया 21/2। यहां तक क्लियर है? अब क्या कह रहे हैं, लांबिक आयतन बेलन का पाई r² h बराबर 22/7 × 21/2 × 21/2 × h का मतलब कितना है 40। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं 13,860 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आज सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के प्रैक्टिस सेशन बैच में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।